जय हिंद साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए यूपी लेखपाल 2022 एग्जाम के लिए जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम लोग 25 प्रश्न करने वाले हैं। जैसा कि आपके एग्जाम में जीके जीएस के 25 प्रश्न आएंगे। शुरुआत करेंगे। पहला वीडियो है, पढ़कर देखिए, फ़र्क ज़रूर आपको दिखेगा। औरों से अलग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य में सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। आपको पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर शेरशाह सूरी होगा। शेरशाह सूरी की अगर हम बात करें तो 1540 से 1545 तक के ये बीच गद्दी पर बैठा। ये आपको ये बात पता होगी, ठीक है। अच्छा, 1539 में इसने, आपको पता है, चौसा का युद्ध लड़ा, ठीक है, चौसा का युद्ध लड़ा। ये बात आपको याद रहे, किससे? हुमायूं से। फिर 1540 में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार आया है। 1540 में इसने बिलग्राम का युद्ध, जिसे आप कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, क्या कहते हैं सर? कन्नौज का युद्ध भी आप कहते हैं, ये युद्ध लड़ा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किस युद्ध के बाद शेरशाह को मतलब गद्दी मिली थी? तो आपको याद रखना है, तो आप 1540 के कन्नौज के युद्ध लगाएंगे। और क्वेश्चन ये अगर पूछा जाए कि हुमायूं किस युद्ध में भारत से भागा था, तो भी आप क्या बताएंगे? 1540 के युद्ध में। अच्छा, अगर हम और भी बात करें शेरशाह सूरी की, तो आपको याद है ना, सड़क आजम बनाया, ठीक है, सड़क आजम का निर्माण किया था। सड़क आजम, अगर आपके एग्जाम में पूछा है कि सड़क आजम को ग्रैंड ट्रंक मतलब जीटी रोड किसने कहा था, तो क्या बताएंगे? लॉर्ड ऑकलैंड ने। किसने सर? लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या कहा था? ऑकलैंड ने, याद रखेंगे, लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड कहा था। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में आएगी तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और बहुत ही दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। क्या है? भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन सी 2 कृषि उत्पाद हैं? देखिए, वैसे तो अगर हम देखें भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका किया जाता है, तो भारत में अगर उत्पादन की दृष्टि से आप देखेंगे तो गेहूं होता है। लेकिन गेहूं का हम लोग निर्यात नहीं करते हैं। तो निर्यात सर कैसे, किसका किसका करते हैं? तो बात आपको याद रही, चावल और चीनी का निर्यात करते हैं। किसका? चावल और चीनी का हम लोग सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। राइट आंसर दूसरा होगा, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। अच्छा, विश्व में अगर बुझाया जाए चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है विश्व में, तो आपको याद है विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। लेकिन क्यूबा आपको याद रखना गन्ने से नहीं, चुकंदर से चीनी बनाता है, और इसलिए चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। फिर राइट आंसर दूसरा ही आपका होगा, ठीक है, याद रखेंगे। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए दोस्तों, ये आपके एग्जाम में लेखपाल के लिए बहुत 110% श्योर प्रश्न है कि आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेखपाल के एग्जाम के लिए, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार की दृष्टि से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? ये आपके एग्जाम में इस प्रकार मान लीजिए कि आप इसे ग्रामीण परिवेश में भी ले सकते हैं या तो जीके जिसमें ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखना कृषि क्षेत्र, वैसे हमारे भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण पेशा है। तो 45 से 55% जो जनसंख्या है दोस्तों, ये आपकी कृषि पर निर्भर है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है? क्या मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल का सही भूमिका क्या थी? बताना है आपको, एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। पहला ऑप्शन कह रहा कि युद्ध में सेना का नेतृत्व करना। देखिए, युद्ध में सेना का नेतृत्व कौन करता था? आप कहते हैं सिर सेनापति, लेकिन इसे मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। आपको याद रखना, कौन सा? मीर बख्शी कहा जाता था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मुगल काल में मीर बख्शी कौन थे? तो आपको याद रखना है युद्ध के सेना का नेतृत्व करने वाले, यानी कि युद्ध में जो भी सामग्री वगैरह उनका नियंत्रण करते थे, मीर बख्शी, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ये कोतवाल का कार्य होता था, याद रखेंगे। कोतवाल का कार्य क्या होता था सर? कानून व्यवस्था बनाए रखना कोतवाल का कार्य होता था, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कह रहा है मार्च 2018 में भारत सरकार ने 2020 तक यूरिया की सब्सिडी बढ़ा दी थी। मतलब सब्सिडी क्या होता है सर? सब्सिडी होती है, जब आप पढ़ रहे होंगे, अगर इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी तो ये पता चलता है कि जब मूल्य बढ़ जाता है किसी चीज़ का, क्या होता है सर? मूल्य बढ़ जाता है, तो सरकार उस पर क्या कर देती है? सब्सिडी दे देती है, जिससे जिसने खरीदा हो तो किसानों को राहत मिल जाती है। तो जो 2020 के लिए यूरिया की सब्सिडी बढ़ा दी गई थी, इस पहल का उद्देश्य क्या था? मतलब यूरिया की सब्सिडी क्यों बढ़ाई गई? पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि सभी गाँव में यूरिया आपूर्ति सुनिश्चित हो सके इसलिए, या अगर वैधानिक नियंत्रण कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कराना। अगला आपका कह रहा है कि भूमि के आकार के बावजूद सभी किसानों को यूरिया की उपलब्ध सुनिश्चित कराना। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि यूरिया की निर्बाध आपूर्ति का उपयोग करके बेहतर कृषि उत्पादन सुनिश्चित करना। राइट आंसर क्या होगा? आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है,
ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन छपने वाले प्रश्नों में से राइट आंसर। दोस्तों आपको याद रखना है क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, वैधानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कराना, यही इसका कार्य है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आपको बताना है कि सबसे पहला नैनो यूरिया किसने बनाया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% छपेगा। पहला नैनो यूरिया किसने बनाया, तो आपको याद रखना है ये इफ्को ने बनाया। किसने? इफ्को ने बनाया, आपको याद रखना है इफ्को ने बनाया। हालांकि जितने भी यूरिया कार्य के हैं वो इफ्को ही करती है, लेकिन नैनो यूरिया हाल ही में इफ्को ने बनाया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, एक और प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा, क्या वो कौन सा पर्यावरणीय परत है जो विकिरण के वापस पृथ्वी पर प्रत्यावर्तित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे। वह कौन सा पर्यावरणीय परत है जो विकिरण के वापस पृथ्वी में परावर्तित करती है। राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फीयर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको लेखपाल में देखने को मिलेंगे। एक और प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या गुरु हरराय। तो आपको याद रखना है गुरु अर्जुन देव। अच्छा, गुरु अर्जुन देव ये कौन नंबर के गुरु थे? आपको याद रखना है ये 5वें नंबर के गुरु थे। ये भी बात आपको याद रखनी। कौन से गुरु आदि ग्रंथ जिन्होंने संकलित किया था? अर्जुन देव। ये कौन से 5वें नंबर के गुरु थे? याद रखेंगे, छपने वाले प्रश्नों में से है। अगला प्रश्न, क्या कुछ मुगल शासक ने आदेशों पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था? देखिए हुआ कुछ यूँ था कि ये जो कौन जहांगीर थे, जहांगीर, मैं अब आपको बताता हूँ, जहांगीर ने के समय खुसरो ने विद्रोह कर दिया। किसने? खुसरो ने। ठीक है, एक बार क्या किया, खुसरो ने जब विद्रोह कर दिया तो जहांगीर ने उसको दबा दिया, लेकिन फिर से जब खुसरो ने विद्रोह किया तो उसमें जो अर्जुन देव जो थे 5वें गुरु, इन्होंने उसकी मदद की। किसकी? खुसरो की जब मदद की, और जहांगीर गुस्सा होकर अर्जुन देव को क्या कर दिया था? मार दिया था। याद रखेंगे, ये 5वें गुरु थे अर्जुन देव, जहांगीर ने इनकी क्या की थी? मतलब मार दिया था। ये बात आपको याद नहीं। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कई बार आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, याद रखेंगे, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आया है, तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्या भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद, माधवाचार्य या रामदास। तो क्वेश्चन का राइट आंसर रामानंद होगा। रामानंद के कुछ शिष्य आपको याद रखना, कबीर इनको बहुत इंपॉर्टेंट शिष्य हैं, आपको याद रखना है, भूलना नहीं। रामानंद के शिष्य। माधवाचार्य का एक मत है, इसे आपको याद रखना। माधवाचार्य का क्या? द्वैतवाद इनका मत है, आपको याद रखना, द्वैतवाद इनका मत है। अच्छा, मैं कुछ मत लिख रहा हूँ, आपको बताना ये किसके हैं। एक आपको बताना अद्वैतवाद मत किसका है, अद्वैतवाद मत किसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्टाद्वैतवाद मत किसका है? किसका सर? विशिष्टाद्वैतवाद, ये आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आपको विशिष्टाद्वैतवाद किसका है। एक आपको बताना है द्वैताद्वैतवाद किसका है सर, ये आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है, द्वैतवाद किसका है ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको बताता हूं इन क्वेश्चनों के राइट आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले आपको अद्वैतवाद ये शंकराचार्य का, जिसको आपको भूलना ही नहीं है, जो आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, शंकराचार्य का। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का। किसका? रामानुजाचार्य। याद रखेंगे, रामानुजाचार्य का। ठीक है, आप समझिए रामानुजाचार्य का है। द्वैताद्वैतवाद ये किसका? निम्बकाचार्य। याद रखेंगे, किसका? निम्बकाचार्य का है। याद रखेंगे, ठीक है, निम्बकाचार्य का है। ये आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, और शुद्धाद्वैतवाद अगर पूछा जाए तो वल्लभाचार्य का है। ठीक है, याद रखेंगे, शुद्धाद्वैतवाद ये वल्लभाचार्य का है। ठीक है, याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रामानंद होगा, जिन्होंने क्या किया था? उत्तर भारत में ले जाने का श्रेय दिया जाता है। याद रखेंगे, छपने वाले प्रश्नों में से है। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, क्या धुंध जो नमी के बड़े कणों से बनता है क्या कहलाता है? धुंध जो, कौन सी धुंध जो नमी के कणों, बड़े कणों से बनती है? तो आपको पता होगी जो नमी के बड़े कणों से बनती है उसे कोहरा कहा जाता है। ठीक है, ये तापीय प्रतिलोम और तापीय उत्क्रमण के कारण प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना, तापीय प्रतिलोम कहीं ना कहीं कोहरे का मुख्य कारण होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। देखो दोस्तों, हम 25 प्रश्न करने वाले हैं वीडियो में। 25 में से आपका स्कोर कितना रहता है आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, क्या वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? बताना है आपको, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। तो आपको याद रखना 78 से 79%। आपको यह बात याद रखनी है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। 78% से समथिंग दिया जाएगा तो उसने दोनों के बीच में दे दिया है। ठीक है, राइट आंसर ए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन ही। ठीक है, अगला प्रश्न, क्या उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा एक भी नदी नहीं बहती है? यूएई, कुवैत, सऊदी अरब या लीबिया। तो आपको याद रखना सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं बहती है। अच्छा, ये हमारे एशिया का ही देश है क्या सर? एशिया का देश है। याद रखेंगे, एशिया का देश है सऊदी अरब।
सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं बहती, यहाँ पर मरुस्थलीय एरिया ज़्यादा पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। यूएई के बारे में आपको बहुत याद रखना है। इसका हाल ही में अभी मंगल मिशन गया है, मंगल मिशन जो आपको याद रखना, मंगल मिशन, एक मिनट लिख रहा हूँ मैं सही से, मंगल मिशन गया है। जो इसका मंगल मिशन का नाम क्या था, होप मिशन। ठीक है, याद रखें, होप मिशन था जो पहला इसका है यूएई का। अच्छा, यूएई के बारे में आपको याद रखना, अभी हाल ही में यहाँ पर आईपीएल भी पिछले वाले यहीं पर हुए थे, और टी20 मुकाबला भी जो वर्ल्ड कप था वो भी यूएई में ही खेला गया। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यूएई के बारे में याद रखना, अभी हाल ही में भारत के द्वारा यहाँ पर आईआईटी विकसित की जाएगी, ये भी पहली आईआईटी यूएई में भारत के द्वारा लगेगी, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, होप मिशन की सहायता किसने की थी, जो जापान इसका सहायक था, ये भी बात आपको याद रखनी है यूएई के बारे में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, आपको बताना है। कि रहा है 1313 में इब्न बतूता भारत पहुंचा, ये बात बिल्कुल सही है, और 1313 में इस वक्त एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही ये आया था, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी की एक बुक है जिसको रहला कहते हैं, इब्न बतूता की ये क्या है, रहला, किताबुल रहला, जिसमें तुगलक वंश के शासन की जानकारी मिलती है, और एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी का पद दिया था इब्न बतूता को। ठीक है, अच्छा, अगला कह रहा है 1498 वास्को डिगामा कालीकट आया, बिल्कुल सही, ये भी बात है आपको। कह रहा 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, बिल्कुल, और ये आपको दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिलेगा। फिर गलत कौन सा है, तो कहेंगे 1506 में गुरु नानक का जन्म, ये आपका गलत है। फिर गुरु नानक का जन्म हुआ कब था, तो आपको याद है गुरु नानक का जन्म ये 1469 में हुआ था। कब सर, 1469 में आपको देखने को मिलेगा गुरु नानक का जन्म। अच्छा, गुरु नानक ये किसके समकालीन बाद में हुआ, मतलब किसके समकालीन थे, तो आपको याद है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये बात आपको याद रखनी है। सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे, गुरु नानक जी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1506 में इनकी नहीं जन्म हुआ था। कब हुआ था सर, 1469 में हुआ था। याद रखेंगे, छपने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा विजयक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। विजयक में 3 संकलन है, जिसमें एक है साखी, एक कौन से साखी, एक आपका है शबद और रमैनी, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रमैनी कौन है, कबीरदास, याद रखेंगे। एक और प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से, अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो आपको याद रखना हुमायूं। हुमायूं इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हुमायूं के बारे में कहते हैं कि ये इसकी जो जिंदगी थी वो भाग दौड़ में ही कट गई, क्योंकि आपने देखा 1500, अभी हमने बताया कि 1539 में इसने युद्ध लड़ा चौसा का, और किससे, बाबर से, शेरशाह से हारा। 1540 में बेलगाम के युद्ध में इसको फिर मात दी किसने, शेरशाह ने, और फिर ये भारत से भाग गया। लेकिन फिर से जब 1545 के में मृत्यु हो जाती है किसकी, शेरशाह सूरी की, तो ये आता है, फिर से गद्दी पर प्राप्त कर लेता है। उसके बाद 1556 में फिर से इसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर अकबर गद्दी पर बैठता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, क्या डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश से होता है, तो डेन्यूब नदी का उद्गम मैं आपको बता देता हूँ, ये कहाँ से होता है, तो ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट में इसका उद्गम होता है, आपको आता है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट में इसका उद्गम होता है। तो गिरती कहाँ जाए, मोहाना, अगर मैं बात करूँ मोहाना कहाँ इसका है, मोहाना याद रखेंगे, मोहाना कहाँ पर है, तो मोहाना कहेंगे काला सागर। कौन सा है सर, काला सागर इसका मोहाना, ये बात आपको याद नहीं, कौन सर, काला सागर इसका मोहाना है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, कुछ राजधानियाँ इस पर स्थित हैं, आपको याद है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इसी पर स्थित है, ये आपको भूलना नहीं है, वियना। और सर्बिया की राजधानी बिलग्रेड, बिलग्रेड भी यहीं पर है, आपको याद रखना है। कौन सी, बिलग्रेड भी यहीं पर स्थित है, आपको ये बात याद रखनी। कौन से सर, बिलग्रेड, सर्बिया की राजधानी बिलग्रेड भी कहाँ पर है, डेन्यूब नदी पर स्थित है। तो आपको याद है जर्मनी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ब्लैक फॉरेस्ट में स्थित है, यहाँ से डेन्यूब नदी का उद्गम होता है, जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट, यहीं से इसका उद्गम होता है डेन्यूब नदी का। मोहाना काला सागर में जाकर गिरती, वियना बिलग्रेड, ये 2 राजधानियाँ इंपॉर्टेंट हैं जो आपके डेन्यूब नदी के, मतलब डेन्यूब नदी पर स्थित है, याद रखेंगे छपने वाले प्रश्नों में से। और हाँ, हंगरी की बुडापेस्ट राजधानी भी यहीं पर है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट जो है वो भी डेन्यूब नदी पर ही पड़ती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कह कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है, पूर्वी चीन सागर में बहने वाली नदी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर क्या होगा, ये यांगसी नदी। ठीक है, ये पल्स नदी कहाँ पर बहती है, कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। यांगसी नदी जो है ये आपको याद रखना है, पूर्वी चीन सागर में बहती है, इंपॉर्टेंट नदी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अच्छा, कुछ नदियाँ लिख रहा हूँ, इनके बारे में बताइए कहाँ पर स्थित है। बोलगा नदी आपको बताना है कहाँ पर है, बोलगा नदी बताना है आपको। बताना है इरावती नदी कहाँ सर है, इरावती नदी आपको बताना है। ठीक है, इरावती नदी बतानी, चलिए ये 2 ही नदियाँ बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं।
अमेजन, अमेजन तो पता होगा। अमेजन, ये बताइए अमेजन की नदी की द्रोणी में कौन सा पदार्थ पाया, मतलब कौन सी चीज पाई जाती है अमेजन द्रोणी में। चलिए, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी, यूरोप की सबसे बड़ी नदी आपको याद है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वोल्गा। इरावती म्यांमार में बहती है, म्यांमार की जीवन रेखा, म्यांमार की जीवन रेखा कौन सी, इरावती नदी बताई जाती है। अमेजन नदी आपको याद है दक्षिण कहाँ पर बहती है, दक्षिण अमेरिका में बहती है, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका आपको याद है दक्षिण अमेरिका में बहती है। और यहाँ पर कौन से, रबड़ के उत्पादन के लिए, इसकी द्रोणी में रबड़ उत्पादन के लिए जानी जाती है अमेजन नदी। अमेजन के जो जंगल है इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। रबड़ उत्पादन के लिए जानी जाती है अमेजन नदी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया, ठीक है। आपको बताना है, तो आपको रट रखा होगा। इब्राहिम लोदी की अगर बात करें तो 1526 में इब्राहिम लोदी हार गया था, और इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलिए, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। कुछ लिख रहा हूँ चीज़ें, उनको बताइए किसने बनवाया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी, बताना है। मस्जिद किसने बनवाई थी, मस्जिद, ठीक है। अच्छा, श्रीनगर बताना है आपको। श्रीनगर, अलाई दरवाज़ा आपको बताना है किसने, दरवाज़ा, ठीक है, अलाई दरवाज़ा। और आपको एक बताना है, हाँ, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ये बताना है किसने बनवाए थे मकबरा। एक मिनट, आई एम सॉरी, हुमायूं का मकबरा। ये सभी पूछे जाने वाले प्रश्न ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ भाई साहब, आपकी प्रैक्टिस होती रहे इसीलिए लिख रहा हूँ। तो आपको याद है आगरा का किला ये किसने, अकबर ने बनवाया था, आपको याद है। और कमेंट बॉक्स में ये आपको बताना है कि जो आगरा का किला था ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, इन क्वेश्चनों को जवाब मैं आपको देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ऐबक ने बनवाई थी, ठीक है। ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। श्रीनगर खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कौन सा सर, खिलजी याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा भी इसी ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा इनकी बेगम थी, हुमायूं की जिनका नाम था वेगा बेगम, ठीक है, वेगा बेगम कहा जाता है इनको, याद रखेंगे, वेगा बेगम, ठीक है, याद रखेंगे। ये 1558 के आसपास इन्होंने बनवाया था, याद रखेंगे। गद्दी पर जब अकबर था उसी वक्त इन्होंने बनवाया था हुमायूं का मकबरा, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, बताना है। तो आपको पता होगा क्या होगा, राइट आंसर कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है। कहाँ बहती है सर, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, ये बात आपको भी पता होगा, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। चलिए, नील नदी के बारे में याद रखना है, ये 2 तरीके से नील नदी का, चलिए मैं मैप ही पूरा बना देता हूँ। आप जब जाएंगे कहाँ पर, अफ्रीका में, तो आपको देखने को मिलेगा विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नील, जिसे आप व्हाइट नील कह सकते हैं, व्हाइट नील, ठीक है, श्वेत नील, ठीक है, व्हाइट नील निकली। इथोपिया की उच्चभूमि से, कहाँ से, इथोपिया की उच्चभूमि से कौन सी निकलती है, ब्लू नील, ठीक है, ब्लू नील निकलती। और ये दोनों जाकर सूडान में मिल जाती हैं और नील नदी बनाती हैं, कौन सी सर, नील नदी बनाती हैं। नील नदी जाकर फिर भूमध्य रेखा में, भूमध्य सागर में गिर जाती है, कहाँ पर, भूमध्य सागर में गिर जाती है। अच्छा, जब ये गिरती है इसके तट पर एक पोर्ट स्थित है जो कई बार आपके एग्जाम में, मतलब बंदरगाह स्थित है जो कई बार आपके एग्जाम में आया है, इसको अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अलेक्जेंड्रिया कहते हैं, आपको याद रखना, अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है, नील नदी के तट पर ही स्थित है, याद रखेंगे छपने वाले प्रश्नों में से, ठीक है। अमेजन अभी बता चुका हूं। अच्छा, लिम्पोपो नदी के बारे में बताइए सर, लिम्पोपो नदी बताइए। लिम्पोपो नदी जो है ये आपको याद है मकर रेखा को 2 बार काटती है और अपने भारत की माहिंदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, क्या वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। नहरों का देश किसे कहा जाता है, पाकिस्तान को, ठीक है, नहरों का देश पाकिस्तान को। लेकिन नहरों का अगर नगर पूछा जाए तो आपको बताना नहरों का नगर किसे कहा जाता है, ठीक है। और एक और इसके बारे में, वेनिस के बारे में था अभी, एड्रियाटिक सागर की रानी, हाँ, एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहा जाता है,
एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहा जाता है बताइए। एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहा जाता है ये भी बताइए। तो आपको याद है इन दोनों क्वेश्चनों का राइट आंसर क्या होगा, वेनिस ही होगा। ठीक है, वेनिस कहा जाता है। ठीक है, अच्छा राइट आंसर क्या है, वेनिस कहाँ पर है, इटली में। चलिए मैं मैप हल्का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने। देखिए जब भूमध्य सागर में आप आएंगे तो इस प्रकार से आपको कुछ इटली देखने को मिलेगा, बिल्कुल पतली पतली, मतलब एक चून ऐसी निकली हुई है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा वेटिकन सिटी स्थित है। अच्छा यहाँ पर इस प्रकार से इसमें बहुत से देश स्थित हैं, बहुत से देश इस प्रकार से बनते चले जाते हैं। और यहाँ पर एक ये पूरा भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर का जल इस प्रकार है, और जो ये वाला भाग है इसे एड्रियाटिक सागर कहा जाता है। जो ये वाला भाग है इसे एड्रियाटिक सागर कहा जाता है। और यहाँ पर वेनिस स्थित है। ठीक है, यहाँ पर वेनिस स्थित है। आप लोग मैप में ज़रूर वेनिस को देखें। ठीक है, वेनिस को आप लोग ज़रूर देखें, इटली का ये शहर है। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है, तो आप लोग दोस्तों गलत नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है, क्या निम्नलिखित में से कौन सी भूमि है जो किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं। तो ग्रीनलैंड आपको पता है उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन इस पर कब्जा किसका, डेनमार्क का कब्जा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर किसी भी देश का सर स्वामित्व नहीं है, ये बात बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न जो लेखपाल में छपने वाले प्रश्नों में से एक है, कह रहा है गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है। गन्ने के निचले 1/3 से, गन्ने के ऊपरी भाग के 1/3 भाग से कौन सी रोपण सामग्री प्राप्त होती है। आपको ये बात याद रखनी, छप सकती है आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेगी। आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, कह रहा हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान होती है। 25 प्रश्नों में से दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अभी तक वीडियो में एक भी बार आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा, शुरू में कहा था, फिर कह रहा हूं, पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करें तो उसके भी जीके जिसके कई एक वीडियो हमने डाला है, उसको भी आप ज़रूर देखें। नए हैं लेकिन छा जाएंगे, गारंटी है आपसे बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।